आप यहाँ पर एक फॉर्म देख रहे हैं जिसमें कि इनपुट के लिए कोई भी कोडिंग नहीं लिखी हुई है। यह डायनामिक ही क्रिएट होता है। इसके लिए गूगल शीट पर आप देखेंगे तो मैंने एक फॉर्म शीट बनाई है और इसमें कुछ कॉलम के नाम दिए। अब मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ DOB और यहाँ मैं देता हूँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर मैं उसका डेटा टाइप दे देता हूँ डेट। केवल मैंने इतना लिखा है और जो मैं आपको अभी एग्जीक्यूट कर बता रहा था मैं इसे फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो यह गूगल शीट से उस वाले कॉलम को रीड करेगा और रीड करके यहाँ पर दिखा देगा। यदि मैं थोड़ा सा और आगे बताऊँ कि इसका डेटा को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं तो जो कॉलम मैंने यहाँ बढ़ाया एक एम्प्लॉय शीट है उसमें भी हम ये सेम कॉलम बढ़ा देंगे, जो भी आप नाम रखना चाहें। तो आपने यहाँ कॉलम बढ़ाया, इसके बाद आप इसमें जो भी एंट्री करेंगे, मैं एक एंट्री टेस्टिंग के लिए आपको करके बताता हूँ। मैंने एक एंट्री की और यहाँ पर मैं कुछ भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करेंगे सक्सेस का मैसेज आया और आप यहाँ देखेंगे तो डेटा आ चुका है। तो वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ संदीप निगम और आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप गूगल शीट का उपयोग कर किस तरह से एक डायनामिक फॉर्म बना सकते हैं। इसमें आपको बार बार अलग अलग इनपुट के लिए कोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जो मेरा फॉर्म वाला है इसमें आप जितने कॉलम बढ़ाते जाएंगे उतने यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे और उनकी वैल्यू एक और शीट जो हम दे रहे हैं इस शीट पर वो वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल कोडिंग से हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी मैं केवल फर्स्ट में केवल फॉर्म बता रहा हूँ, मतलब क्रिएट ऑपरेशन बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसमें पूरे CRUD मतलब क्रिएट तो इसी में बता दूंगा, रीड हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया, सारा हम इस प्रोजेक्ट में बना लेंगे और इस बीच आपके जो कमेंट आते जाएंगे उसे भी हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक शीट बना ली है। इस शीट में जिसका मैंने नाम फॉर्म रखा है और इसमें ID, नेम और टाइप लिया हुआ है। ID हम आगे जाके इसे इंटरनल मैनेज करेंगे, अभी हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल नेम हर जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम इससे बना रहे हैं। यह जो डिस्प्ले होता है वो वाला कॉलम है और ये उसका टाइप क्या है, तो नंबर, टेक्स्ट और डेट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह टेक्स्ट भी मेरे पास है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टेक्स्ट नहीं टाइप हो रहा है, ये नंबर वाली फील्ड है, मैं यहाँ से नंबर टाइप कर सकता हूँ और मैंने डेट वाली फील्ड, 3 तरह की जो मुझे लगी वो फील्ड मैंने यहाँ पर ले ली है। फिर धीरे धीरे अगर इसमें भी ड्रॉप डाउन लगाना हुआ या चेक बॉक्स लगाना हुआ तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं बताता चलूँगा। तो हमने एक शीट ये बनाई, ये हमारा मेन फॉर्म हो गया, यहाँ से हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और दूसरा जो है ये हमारी शीट हो गई जिस पे डेटा आ जाएगा। इसके लिए तो मैं पहले भी बहुत से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ आप अच्छे से देख चुके होंगे। तो मेन जो हमको आज समझना है वो केवल ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि यह कैसे काम करता है। तो ये शीट हो गई फॉर्म वाली। अब हम सीधा चलते हैं हमारे HTML के कोड में। तो HTML का कोड में यहाँ बताऊँ तो मैंने एक HTML का जो फॉर्म हम एप्स स्क्रिप्ट में बनाते हैं वो इंडेक्स कर बनाया, उसमें मैंने बूटस्ट्रैप जोड़ ली ताकि मैं अच्छे से दिखा सकूं। साथ में मैंने jQuery ले ली। jQuery लेने से थोड़ा सा कोडिंग करना आसान हो जाता है। CSS में कुछ कलर वगैरह जो अलग से दिख रहे हैं वो मैं यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर रखे हैं। उसके बाद जो काम चालू होता है वो यहाँ से हमने एक कार्ड बनाया जिसके कारण थोड़ा सा लुक ऐसा अच्छा सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड बनाया, कार्ड बनाने का हेडिंग वगैरह सब बना ली और यहाँ पर केवल एक खाली फॉर्म बना के छोड़ दिया। इस फॉर्म में मैंने कोई भी इनपुट नहीं लिया है। उसके बाद मैंने नीचे एक बटन लगाया और बटन पे एक सबमिट फंक्शन को, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर दिया। HTML में इतना ही कोड है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिए, एक है गेट इनपुट्स और दूसरा है माई सबमिट। तो माई सबमिट तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल हो गया और जैसे ही पेज लोड होगा तो क्या होगा, गेट इनपुट जावास्क्रिप्ट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ HTML का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर। तो जावास्क्रिप्ट पर जो पहला फंक्शन कॉल हुआ वो हुआ गेट इनपुट्स। तो हम इसे समझ लेते हैं। तो गेट इनपुट्स क्या करेगा कि जैसे ही पेज लोड होगा तो ये क्या करेगा, एप्स स्क्रिप्ट को रन कर देगा। तो एप्स स्क्रिप्ट में क्या होगा, जो हमारी शीट थी उसका जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक ईच का यूज़ कर यहाँ से क्या करेंगे, सभी रो को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो रो अलग होगी वो मेरे पास एक वैल्यू में एक रो का जो डेटा है वो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू मेरे पास एक वैल्यू में आ गई है। अब यहाँ से हमने देखा कि 0 पर क्या है, नेम है, ये पहला वाला फील्ड 0 है, ये 1 है, ये 2 है।
तो ये जो नेम देना है हमें वो 0 पर है, तो यहाँ पर देखो 0 पे हमने नेम ले लिया, 1 पे हमने लेबल ले लिया और 2 पे हमने उसका टाइप ले लिया। तो ये 3 वेरिएबल हमने बनाए। इसके बाद हमने क्या करा, HTML का जो भी आपका कोड होता है वो कोड आपने यहाँ लिखा और यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस करा दी। तो जैसे मैं लेबल फॉर्म में लेबल का नाम चाहता था, तो जहाँ जहाँ लेबल का नाम देना था वो मैंने प्लेस होल्डर में और यहाँ पर लेबल के यहाँ यह सब लगा दिया। इसके बाद वैसे यहाँ पर हमें नेम भी ले सकते थे, ये लेना ज़्यादा बेस्ट रहता, तो हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो जो मेरा इनपुट का टाइप है वो टाइप हो गया, यानी कि टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, डेट हो जाएगी। इसके बाद हमने आईडी जो है वो जो हमारा पहला कॉलम है इसी को आईडी और इसी को नेम में सेट करा दिया है ना। अब भी हम जब पोस्ट करेंगे, जब नेम काम आ जाएगा, जब कुछ और कोडिंग भी करना होगी तो हम आईडी का यूज़ कर लेंगे। जो लेबल बनाया था, यानी कि जो ये लेबल में हमें देना था, जो आपने देखा होगा जो यहाँ देना है यही हमने प्लेस होल्डर में दे रखा है, तो ये दोनों हमने यहाँ से सेट करा दिए। इतना किया, ये भी हमारा बूटस्ट्रैप का कोड है। यह बार बार क्या करेगा, जितनी बार रो का लूप चलेगा उतनी बार लूप को रेडी कर एक HTML बना लेगा। इसे जो हमने अभी फॉर्म बनाया था HTML में उसे यहाँ पर अपेंड कर देगा। दैट्स इट, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। इतना किया, इतना करने के बाद यह जो आएगा जहाँ से गूगल शीट का डेटा आएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, एप्स स्क्रिप्ट का गेट इनपुट्स लिस्ट फंक्शन कॉल किया है। तो जब मैं आपको, या मैं पहले ही यहीं से आपको एप्स स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। तो अब यहाँ से जब ये कॉल होगा तो कहाँ पर जाएंगे, हम एप्स स्क्रिप्ट में जाएंगे। तो एप्स स्क्रिप्ट में अगर आप देखेंगे तो डू गेट चला, यानी कि जो ब्लैंक पेज लोड हुआ था आपने देखा होगा सबसे पहले वो आ गया। जब हमने गेट इनपुट लिस्ट को कॉल किया तो इसने क्या किया, A से C सारा डेटा जो जिसमें वैल्यू थी वो हमें ला के दे दिया, यानी कि हमने ये 3 कॉलम की वैल्यू यहाँ पर रीड कर ली। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो रिटर्न हो गई और रिटर्न होने के बाद आपने डिस्प्ले करा ली। तो यानी कि जो ये डिस्प्ले होने तक का सिस्टम है ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बात आती है डेटा को सेव कराने की, तो अब वो समझ लेते हैं। तो डेटा को सेव करने के लिए क्या किया, फिर यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन बनाया। तो सबमिट बटन से मैंने क्या किया, जो हमारा फॉर्म है उसको सीरियलाइज का यूज़ किया। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, गेट सबमिट एक फंक्शन बनाया और वहाँ पर भेज दिया। और जो वहाँ से रिटर्न आएगा उसे मैंने एक सक्सेस मैसेज, आप जो देना चाहें वो दिखा सकते हैं। मैंने इस पर भी ज़्यादा डीप में कोई कोडिंग नहीं की, एक सिंपल सक्सेस मैसेज यहाँ पर दिखा दिया। और साथ में क्या करा, जब सक्सेस हो जाए तो हमने HTML में वो रिटर्न मैसेज रिप्लेस कर दिया, ताकि जो पहले हमने बनाया था वो सब हट जाए, और बटन को मैंने हाइड करा दिया। तो जो भी आप रिटर्न के बाद कराना चाहें यहाँ कर दीजिए। यहाँ से आपने जो टेक्स्ट भेजा यह वापस से कहाँ जाएगा, गेट सबमिट में जाएगा। तो हम फिर चलते हैं एप्स स्क्रिप्ट पर, एप्स स्क्रिप्ट पर गेट सबमिट आएगा। तो गेट सबमिट को भी थोड़ा सा समझो कि जब सीरियलाइज करते हैं तो डेटा इस फॉर्म में आएगा, यानी जितने मेरे कॉलम के नेम हैं वो यहाँ आते हैं। उसके बाद ये जो था M% से अलग होती है, मतलब ये एक वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू मेन हो गया नाम, ये उसकी वैल्यू हो गई, फिर ये नाम हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, फिर ये नाम हो गया। ऐसे अलग अलग कॉलम यहाँ पर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट का यूज़ करते हैं M% से, और यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। तो इस पेयर में अलग अलग हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होती है एक पेयर में। तो ऐसे जितने भी पेयर हो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जितने आपके गूगल शीट में कॉलम हो आप उतने तक ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पेयर बन जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई फिक्सिंग नहीं की हुई है, जितने कॉलम उतने तक चलेगा। यहाँ पर जो पेयर से वैल्यू आई वो वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वल से वापस से ऐसे अलग अलग करेंगे। तो फिर मैंने स्प्लिट किया इक्वल से, तो यहाँ पर वैल्यू आई। तो वैल्यू मेरे पास 2 वैल्यू होगी, वैल्यू 0 और वैल्यू 1। तो जो पहले वाली वैल्यू है उसे मैं अभी काम में नहीं ले रहा हूँ, आगे हो सकता है कहीं यूज़ करें। जो 1 वाली वैल्यू है उसको हमने क्या करा, डेटा पोस्ट करने में काम में ले ली। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेस की जगह %20 आया। तो इसे रिप्लेस कराने के लिए हमने क्या करा, डिकोड URI कंपोनेंट लगा दिया, ताकि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो फ्रेश वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू का जो भी रिटर्न करके वैल्यू आएगी उसे हमने क्या किया, अरे पुश में जाके, मतलब यानी एक अरे बनाया और उस अरे में ये वैल्यू पुश कराते गए। तो ये अरे कब बनेगा, आपकी जो डेटा वहाँ से आएगा तो उस पूरी डेटा को एक अरे में वो वैल्यू को पुश कर लेगा। और उस अरे को हमने हमारी जो एम्प्लॉय शीट है, जो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय वाली शीट बनाई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस एम्प्लॉय शीट में उसे पुश करा दिया। तो पुश कराने से यह क्या होगा, डेटा आपके गूगल शीट पर आ गया। बस यह इसका प्रोसेस है। अब एक बार अगर हम वापस से मैं अगर कोई कॉलम बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसे क्या करूँगा, वापस से फॉर्म में आऊँगा,
या है ना, या तो नया बढ़ा लूँ, एज बढ़ा लूँ, या जो भी हमें लगे। वैसे एज की तो कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बढ़ा लेते हैं, एज ही बढ़ा लेते हैं और मैं उसे नंबर में दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दिया। अब मैं वापस से यहाँ आया, देखो कोई कोडिंग में चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा। मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया, आप देखो ये फर्स्ट पेज खुला और ये यहाँ पर एज वाला कॉलम भी आ गया। अब अगर इसे सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा इस पे सबमिट हो जाएगा। बस आपको एक कॉलम यहाँ पर बढ़ाना होगा। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से डायनामिक फॉर्म बनाया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड नहीं करूँगा, इसमें इसी प्रोजेक्ट को हम धीरे धीरे और आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें सारे ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और आपके भी जो कमेंट आते जाएंगे कोशिश करेंगे कि हम इसी में उसे इम्प्लीमेंट कर लें। तो आशा है मुझे आपको डायनामिक HTML फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।